वेलकम बच्चों, सभी का स्वागत है। अगला चैप्टर आ गया है। अभी ये हमारा लास्ट चैप्टर है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स की बात करें तो दो ही इसके अंदर लिए गए हैं, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, यानी हमें देखना है कि तीनों देशों में क्या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, कौन सा देश किस चीज में आगे है, पाकिस्तान किस में आगे है, चाइना किस में आगे है और इंडिया किस में आगे है, और तीनों देश में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। ये चैप्टर मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें से आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। 8 मार्क्स आपको अगर पक्के करने हैं अपने, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, आपको यहाँ मिलेंगे कितने, 8 मार्क्स, ये मान के चलना। ठीक है, अब देखो बेटा, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे उनका बेनिफिट हो पाए। चलिए, इसी के साथ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि तीनों देश की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो किस प्रकार रही है देश में अपने आप को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो जल्दी से क्विक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है और कोई पर्पज नहीं इसका। कह रहा over last 2 decades or so, economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as the long-term implication for each country, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगर मैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की बात करूं तो बेटा, बदलते वक्त के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक, और ज्यादातर ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो देशों में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लोगों के डेवलपमेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है, तो इसका फर्क डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पड़ा है। किस पे, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान पे। कह रहा, नेशंस हैव बीन प्राइमरीली ट्राइंग टू अडॉप्ट द वेरियस मींस व्हिच विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। और तीनों ही देश प्रयास कर रहे हैं बेटा कि कोई ऐसा तरीका अपना लिया जाए ताकि तीनों देश की इकोनॉमी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। टू दिस इफेक्ट दे आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो देखो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे देश के साथ ना अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। आपने कुछ ग्रुप के नाम सुने होंगे, जैसे सार्क, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स एक्सेट्रा। एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग करके खुद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऑल दीज थ्री कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों ही ऐसा कर रहे हैं। कह रहा है, इन एडिशन there is also increase in eagerness on the part of the various nations to try and understand the development process pursued by their neighboring nation, as it allows them to better comprehend their own strength and weakness with a vis their neighbors, यानी in relation to their neighbors। with a vis का क्या मतलब होता है, in relation to। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये देख रहे हैं, ये तीनों देश ना बाकी देशों को भी देख रहे हैं कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, जिससे ना इन देशों को अपनी वीकनेस के बारे में और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ठीक से पता लग पाए। राइट, चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन कि यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना बदलते दुनिया के साथ किस तरीके से खुद को बदल रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। राइट, अब अगला टॉपिक देखो। ये है इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इससे अच्छे से पढ़ना है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से निकल कर आएगा, मैं भी साथ के साथ बताते चलूंगा। ठीक है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ बेटा मैं इसलिए आपके लिए, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो पाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। चलिए, पहला पॉइंट क्या है बेटा, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। अब ये पहला टॉपिक है जिसमें सिमिलरिटी पढ़ना है तीनों देशों के अंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे सिमिलरिटी, 100% तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितनी है वो बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ सिमिलरिटी है तीनों देशों के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस था, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, या जो भी उन्होंने रणनीति यानी स्ट्रेटेजी अपनाई, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी थी। तो पहला बेटा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है तीनों कंट्री ने स्टार्ट किया अपना डेवलपमेंट सेम टाइम पर लगभग, यानी कि ऑल थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। कैसे, देखो बेटा, इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों 1947 में आजाद हो गए थे, तो वहां से उनका डेवलपमेंट पाथ काउंट होगा कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो स्टेब्लिश हुई थी 1949 में हुई थी, तो 2 साल का अंतर है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। सो वी कैन से दैट कि जो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट करने का जो पाथ था, जो रास्ता था, वो उन्होंने एक समय पे उस रास्ते पे चलने का शुरुआत किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, कि उनका जो डेवलपमेंट पाथ था वो सेम टाइम पे था। दूसरा हमारा क्या होता है, ऑल थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग दियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन अ सिमिलर वे। जो उनके डेवलपमेंट का यानी कि जो उनके विकास करने की जो रणनीति थी बेटा, वो भी एक सिमिलर वे की तरह थी। कैसे, देखो बेटा, इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान बनाए जो कि 1951 में बनाया था, पाकिस्तान में ने भी 5 ईयर प्लान बनाए जो कि 1956 में बना था, और चाइना ने भी 5 ईयर प्लान बनाए जो कि 1953 में बना था। यानी तीनों ही देशों ने 5 ईयर प्लान बना के खुद के जो भी उनके ऑब्जेक्टिव थे, जो गोल थे, अचीव करने की कोशिश करी। ठीक है, ये आपको ईयर याद रखना। देखो बेटा, ऊपर वाला भी, ऊपर वाला तो खैर नहीं पूछा, ज्यादातर ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया कब बना था, 1951 में। फिर पाकिस्तान का कब बना था, 1956 में। चाइना का कब बना था बेटा, 1953
थ्री में ये वाला तो कैसे याद रहेगा बेटा आपको? पाकिस्तान का, इंडिया का जब पहला खत्म हुआ था तो चाइना पाकिस्तान का तब पहला बना था, इससे ही याद रहेगा। ठीक है, देखो 5 साल होता है ना, 1951 में 5 जोड़ोगे तो 1956 हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लो कि भाई इंडिया का पहला जब 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था तब तो पाकिस्तान वालों को होश आया था इसे बनाने का। कुछ ऐसे करके अपना एक ट्रिक बना लो जिससे याद रहे। और इन दोनों के बीच में था कौन? चाइना। चाइना ने इन दोनों के बीच में स्टार्ट किया, राइट। चलिए, दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है इंडिया पाकिस्तान एडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजी सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। बेटा इंडिया और पाकिस्तान ने, जिन दोनों में सिमिलरिटी थी, इन्होंने ज्यादा विश्वास दिखाया पब्लिक सेक्टर पे, तो पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया और बेटा बहुत सारा अपना पैसा खर्च किया किस पे? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, जो कि सोशल वेलफेयर होता है, सड़क बनवाने पर, पुल बनवाने पे, पार्क बनवाने पे, ठीक है बेटा, ब्रिज बनवाने पर, इन पे। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट कहता है इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई इंडिया वाला तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी, जैसे पहला था हमारा कैपिटलिस्ट, फिर था सोशलिस्ट, और इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड मॉडल इंडिया ने चुन लिया था, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट को भी थोड़ी प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है बेटा, और थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर या फिर ऐसे सेक्टर को प्रेफरेंस दी जाए जो सोशल वेलफेयर करते हैं। दोनों का एक मिक्स ले लिया था हमने, ठीक है। लेकिन चाइना ने क्या अडॉप्ट किया? उसने कमांड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। कमांड इकोनॉमी क्या होती है बेटा? कमांड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सारी पावर उसके हाथ में होती है, वो पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। कंट्री के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं सब किसके होते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में रहते हैं, उसे बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, जो चाइना ने अपनाई, राइट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, टिल 1980, 1980 तक अगर बात करें तो तीनों कंट्री का जो ग्रोथ रेट था और जो पर कैपिटा इनकम थी, सेम थी बेटा। तो याद रखना आपने, ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम तीनों देश की क्या थी? सेम थी। कब तक? 1980 तक। तो एक ये सिमिलरिटी थी। छठा और लास्ट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। बेटा तीनों ही देश ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, यानी कि जो शुरू में उन्होंने पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी उनकी आगे चलकर कामयाब नहीं हो पा रही थी, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने रिफॉर्म किया। तो मैं बता देता हूँ, इंडिया का तो आपको पता है 1991 में, यानी 1991 में रिफॉर्म आया था, इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, तो ये तो याद रहेगा आपको। दो आपको याद करने हैं, चाइना 1978 और पाकिस्तान 1988। बेटा रिफॉर्म करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को ठीक करो और ताकि तेजी से आगे बढ़ा जा सके। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख लो, देखो चाइना सबसे आगे है ना, तो सबसे पहले किसने किया होगा? चाइना ने किया होगा। अब यहाँ पर शुरू में अगर आपको पता होगा, पाकिस्तान आज बेकार हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था ना, वो बहुत अच्छा जा रहा था, इवन इंडिया से भी अच्छा जा रहा था। तो ठीक है, तो पहले पुरानी बात है, तो पुरानी बात में पाकिस्तान अच्छा था, आज खराब है पाकिस्तान, ऐसे करके याद कर लेना। और फिर तीसरे नंबर का इंडिया का तो आपको याद ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया? हमारा चाइना। चाइना में 10 अगर ऐड कर दोगे तो 1988 हो जाएगा, और इंडिया का आपको याद है कि इन तीनों में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। इंडिया ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई खुद को डेवलप करने के लिए बेटा, और फिर उसको कैसे आगे प्रोसेस किया, ठीक है, राइट। ये दोनों देखो टॉपिक मिला करें, यहाँ पे टॉपिक पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद की क्या स्ट्रेटजी थी इंडिया की, ठीक है। तो ये वाला तो इंडिपेंडेंस के बाद का था, ये वाला जो हिस्सा है ध्यान रखना। जब आजादी मिली उसके बाद कौन सी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और ये वाली उस अब की है, जो करंट फेज में चल रहा है, इंडिया क्या काम कर रही है, ठीक है, कैसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा? साउंड ट्रेड सिस्टम। आज के डेट में इंडिया ने अपना ट्रेड सिस्टम को बहुत साउंड, साउंड माने क्या होता है बेटा? साउंड माने आवाज नहीं है यहाँ पर, साउंड माने होता है गुड, यानी अच्छा। अच्छा ट्रेड सिस्टम इंडिया ने किया है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया वॉज द कंट्री विच हैड हिस्ट्री ऑफ क्लोज इकोनॉमी। आपको पता है पीछे हमारी इकोनॉमी क्या थी? क्लोज इकोनॉमी थी। जब हम आजाद हुए ना, उसके बाद से हमने आपको खुद को कॉम्पैक्ट कर रखा था, हमने खुद को बंद कर रखा था कि हम विदेशों से लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी काम करेंगे वो विद इन कंट्री करेंगे। तो इसका एक नुकसान होता है बेटा, क्या नुकसान होता है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें जो शेयर नहीं हो पाती, क्योंकि हम खुद में रहते हैं, राइट। तो अब हमने खुद रिफॉर्म करना शुरू किया। आपने देखा रिफॉर्म करने में क्या आता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक ऐसे सिस्टम से बाहर निकलना जिसके अंदर खुद को क्लोज रखा हुआ था और खुद को ओपन करना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि जो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसकी वजह से एक क्रिटिकल चैलेंज था इंडिया के लिए कि नई पॉलिसी कैसे बनाए, ठीक है, ताकि ट्रेड सिस्टम को सपोर्ट हो सके। तो इसीलिए न्यू रिफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू रिफॉर्म आया 1991 में, तो रिफॉर्म हुआ, वो आज तक चल रहा है। पॉवर्टी को मतलब रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है बेटा। पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे आपने नरेगा मनरेगा नाम सुना होगा ना, जिसमें 100 डेज का काम दिया जाता था। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान बनाए, आज भी चल रहा है। देखो जो ये 2014 से जो आई है बीजेपी गवर्नमेंट, ये फोकस कर रही है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले काम में सब लोग चले जाए, यानी बिजनेस करें ज्यादा से ज्यादा। जिससे क्या होगा, एक बिजनेसमैन दो लोगों को, एक लोगों को रोजगार भी देता है, तो लोगों के पास रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसे प्लान भी चलाए जा रहे हैं।
तीसरा रूरल डेवलपमेंट, गांवों को डेवलप करने का काम किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि अब रूरल डेवलपमेंट एक चैप्टर भी इसके लिए है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर इंडिया अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स टू डेवलप ऑफ एरिया दैट आर लॉगिंग इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शहरों की तरह एक रनिंग इकोनॉमी बनाने के लिए, जहां पे वो कमाई करे अपनी, ये प्रयास किया जा रहा है। और चौथा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारी स्कीम लाकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चार प्रकार का काम, ये स्ट्रैटेजी इंडिया द्वारा अपनाई जा रही है आज के टाइम पर, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, अब इंडिया ने आजादी के समय कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो देख लो। जब देश आजाद हुआ था तब क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा मेन फोकस क्या था, पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाना। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो था सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर करेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट इट इज वेलफेयर द सोसाइटी। दैट इज वाई हमारा पूरा फोकस, पूरा पूरा ट्रस्ट और पूरा का पूरा हमने जो भी रिसोर्सेस थे अपने, वो सारे किस पे लगा दिए, पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा। क्या लिखा हुआ है उस समय, क्या किया हमने, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अलॉटेड टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटीज। पब्लिक सेक्टर को अलॉट किए गए जैसे कोल माइनिंग, स्टील, पावर, रोड एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर को अलॉट किया गया स्टेब्लिश इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू कंट्रोल। ये वाली लाइन याद रखना बेटा, इनके ऊपर बड़े कंट्रोल लगा दिए थे, इनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ गई थी और थोड़े सपोर्टिव रोल में थे उस समय। ठीक है, दूसरा, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ मेजर पुश बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर की पूरी पूरी मदद सरकार कर रही थी। कैसे? मैक्सिमम रेवेन्यू, सरकार की जो कमाई होती थी उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू था, वो सरकार इन वाले डिपार्टमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के ऊपर खर्च कर रही थी। कैसे? इसका एग्जांपल देखो। पहले ये खर्चा था 81.1 करोड़ का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में करीबन 81 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए 1951 से लेकर 1956 तक। लेकिन जो कि बढ़ गया कितना, 34,206 करोड़, 34,206 करोड़ इन 9th 5 ईयर प्लान। जब 9वां 5 ईयर प्लान बना तो ये 34,206 करोड़ का खर्चा हो गया था। राइट, तो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा खर्चा होता। फिर आगे क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन इंपॉर्टेंस टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है यार, इतना खर्चा कर रहे हैं तो उनपे तो ये वाली जिम्मेदारी देंगे ही। तो पब्लिक सेक्टर को ये इंपॉर्टेंस दी गई थी ताकि वो एलिमिनेट करें। उनको बोला गया भैया तुम गरीबी हटाओ और लोगों को रोजगार दो। ठीक है, और फोर्थ, public sector contributed to industrialization of the economy. It also helped Indian economy to achieve the considerable degree of self sufficiency. Self sufficiency का मतलब होता है कि हम खुद में इतने ज्यादा कामयाब हो जाएं कि किसी और दूसरे देश से मदद लेने की या उधार लेने की जरूरत ना पड़े। तो बेटा ऐसा काम किया और काफी हद तक हमारी जो इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, उसने हमारी मदद भी की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया स्ट्रेटेजी प्लान फॉर गेटिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है हमारा डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। चाइना ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई बेटा, इनका क्या रणनीति थी, किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को बना के आगे बढ़े। तो सबसे पहला बेटा पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता है, वो क्या है, वो देखो जरा। ये पूछता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था। बेटा 1958 में स्टार्ट किया गया था चाइना के द्वारा। इसके अंदर चाइना ने अपने देश के सभी लोगों से बोला था, भैया अपने घर के जो पीछे जगह है ना, बैकयार्ड है, वहां पर एक इंडस्ट्री लगा लो, यानी कि वहां पे कुछ प्रोडक्शन करना चालू कर दो। पेन बनाओ, चटाई बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ, घड़ी बनाओ। ऐसे करके उन्होंने कैंपेन चलाया था कि हर बंदा, हर फैमिली प्रोडक्शन में जुट जाए, यानी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और जीडीपी को आगे बढ़ाए वहां पे। ठीक है, तो ये क्या था, दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन मैसिव स्केल। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम किया गया था। पीपल वर एनकरेज टू सेटअप अ मैसिव इंडस्ट्री इन दियर बैकयार्ड्स। देखो अपने घर के पीछे जो जगह खाली है वहां पर इंडस्ट्री चालू कर दो, ऐसा एनकरेज किया जा रहा था। लोगों को इतनी ज्यादा आजादी दे दी गई थी कि भाई कोई किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना, आप काम चालू करो बस। ठीक है, तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, पूछा जा सकता है अलग से। कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा, कम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि ना, एक सरकार के अंडर में थी सारी खेती वेती जो थी, लोगों से बोला जाता था भाई मिल के खेती करो। ठीक है, मिल के खेती करो, बाद में जो फसल पैदा होगी वो बांट लेना। तो देखो इन्होंने क्या किया, कह रहा है अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, मतलब मिलके अपने साथ खेती करते हैं। 1958 की मैं बात करूं तो 26,000 कम्यून कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल फार्म पॉपुलेशन, जितनी भी फार्मिंग की जमीन थी वो सारी 26,000 कम्यून ने मिलकर एक साथ खेती की। ठीक है, अगला तीसरा क्या था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन। एक प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन आया। इसमें क्या था बेटा, इसमें नहीं अपने देश के लोगों को भेजते थे दूसरे देश में कि जाओ देखो वहां लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जो यूरोप कंट्री है यहाँ पे भेजा जाता था देखने के लिए कि यार उनकी तरक्की कैसे तेजी से हो रही है। तो यही रिवोल्यूशन था, ये प्रोलेटेरियन। क्या था, इन 1965 माओ से तुंग, ये नाम मैं, ये देख लो ध्यान से जरा, क्या नाम है ये, Mao Zedong introduced Great Proletarian Revolution, which under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside। उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता था कि जाओ वहां से एजुकेशन लो और समझो वहां कैसा सिस्टम चल रहा है।
ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि 1978 में चाइना में हुआ। तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके थ्रू इन्होंने काम किया, ठीक है, और आज तक आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब देखते हैं शुरू में इन्होंने कैसे, जैसे भारत का था ऐसे इसका देखते हैं इनिशियल फेज कैसा था। जो रिफॉर्म इन्होंने किया उसका इनिशियल फेज कैसा था, कह रहा रिफॉर्म और इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन तीन सेक्टर में इन्होंने रिफॉर्म किया था। लेटर फेज क्या हुआ, रिफॉर्म और इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, द गोल ऑफ चाइनीज इकोनॉमी रिफॉर्म वर टू जनरेट द सफिशिएंट सरप्लस सरप्लस द फाइनेंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेन लैंड चाइनीज इकोनॉमी। इनको क्या करना था बेटा, सरप्लस जनरेट करना था और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना था, जाहिर सी बात है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखो अब ये जरा इसका चाइना का देखो, पहले तो मैंने बता दिया कि ये जो इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इनिशियल फेज कैसा रहा और लेटर फेज कैसा रहा। इनिशियल फेज में इन्होंने बोला था एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को हम मतलब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर फेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई हम इतना पैदा कर ले सामान, इतना ज्यादा हम आगे बढ़ जाए देश में, ताकि सरप्लस आ जाए, सही है, एग्रीकल्चर से ही आ जाए सरप्लस आ जाए, और उस सरप्लस को या इंडस्ट्री से जो सरप्लस आएगा उसको हम खुद को मतलब मॉडर्नाइज कर लेंगे, खुद को मॉडर्न इकोनॉमी में रखेंगे, ठीक है। इस फिर अगला क्या अपनाया इन्होंने, अभी चाइना का ही चल रहा है बेटा ये, अगला अपनाया कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल प्राइसिंग। दो प्राइसिंग रख दी चाइना ने आगे बढ़ने के लिए। देखो बेटा अपने देश में क्या थी वो डुअल प्राइसिंग, पहला फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज। प्राइस को उन्होंने बेटा दो तरीके से फिक्स कर दिया था, किसान कितने में अपने सामान को बेचेगा, ठीक है, और इंडस्ट्री वाले कितने में उस सामान को खरीदेंगे, मतलब वही कि किसान कितने में बेचेगा वो प्राइस तय हो गया था, और इंडस्ट्री वाला कितने में, मतलब उससे सामान बनाकर इंडस्ट्री वाला आगे रिटेलर को कितने में बेचेगा, एक तो ये प्राइस रख दिया गया था। ये तो फर्स्ट प्राइस था कि किसान कितने में बेचेगा और इंडस्ट्री वाला आगे रिटेलर को कितने में बेचेगा, ये प्राइस फिक्स कर दिया गया था। और एक प्राइस और फिक्स कर दिया गया था कि रिटेलर के बाद मार्केट में वो कितने का बिकेगा। तो डुअल प्राइसिंग सिस्टम आ गया था, ठीक है बेटा, बात समझो जरा, इसको ध्यान समझो। डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या था, अलग से आ सकता है, इसके ऊपर पैसेज भी एक बार आया था तो पूछा गया था। पहला सिस्टम ये था कि भाई किसान कितने में इस सामान को आगे बेचेगा, या तो इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के लिए था कि इंडस्ट्री को कितने में बेचेगा, और इंडस्ट्री जब उससे सामान बना लेगी तो आगे वो होलसेलर को या रिटेलर को कितने में बेचेगी। वो प्राइस एक तो पहला ये तय हो गया था। दूसरा प्राइस ये कि मार्केट में वो सामान कितने का बिकेगा, राइट। तो ये लिखा हुआ है, this means fixing the price in two way. Farmer and industrial unit required to buy and sell the fixed quantity of input and output. और जो वो खरीदेंगे उसका भी प्राइस तय था बेटा कि किसान कितने में खरीदेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्राइस तय कर देती थी। और दूसरा रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस, और दूसरा मार्केट में कितने का बिकेगा, ये डुअल प्राइसिंग उसके अंदर रखा गया था, ठीक है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी थी। और लास्ट और छठी स्ट्रेटेजी है चाइना की, वो क्या थी, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था वहां पर। बेटा कैसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े फॉरेनर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वहां पर सारी फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा कर दिया जाता है, पानी बिजली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट हर चीज अच्छा कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्री में आए और बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये काम चाइना ने किया, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया। देखो सबसे पहले इंडिया का पढ़ा, इंडिया का तो हमने बता दिया, रूरल डेवलपमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, पॉवर्टी को रिड्यूस किया, ठीक है, फिर इधर ट्रेड को अच्छा किया। लेकिन जब स्टार्टिंग हुई थी तब क्या किया वो बता दिया। फिर चाइना का हमने पढ़ा कि उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया, कम्यून सिस्टम में एक साथ मिलकर खेती की, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया जहां दूसरे देशों में अपने लोगों को भेजा जाके समझने के लिए, और फिर रिफॉर्म किया, ठीक है। रिफॉर्म करने का इनिशियल फेज क्या था, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया गया। बाद में इन्होंने सोचा कि जो पैसा आएगा, जो सरप्लस आएगा बेटा, उससे देश का क्या करेंगे हम, उससे देश को मॉडर्नाइज करेंगे, राइट। उसके लिए फिर देश को मॉडर्नाइज करेंगे। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या था बेटा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल प्राइसिंग, उन्होंने दो प्राइसिंग रख दी ताकि किसानों को अच्छे प्राइस मिल जाए, ठीक है, और किसानों को कोई महंगा ना दे पाए, इंडस्ट्री को भी ऐसे प्राइस मिल जाए। इससे क्या होता है बेटा, इससे ना प्राइस तेजी से नहीं बढ़ते, प्राइस को कंट्रोल रखा गया सरकार के द्वारा, ठीक है। और दूसरा प्राइस जो मार्केट में सामान बिक रहा है, तो डुअल प्राइसिंग आ गई। और तीसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप था चाइना की तरफ से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए उन्होंने, किस लिए बनाए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है बेटा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को क्या किया गया था, अट्रैक्ट किया जा सके, राइट। चलो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बता चुका हूं मैं क्या है। आगे देखते हैं फिर पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई अपनी, ठीक है बेटा। चलिए, कह रहा है पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अपनाया था, आपको पता है पाकिस्तान फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, एक साथ काम करेंगे। दूसरा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडिया ने भी ये किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भाई विदेशों से सामान मत खरीदो, अपने देश में ही कोई सब्स्टिट्यूट मंगा लो, बना लो उसका, जो आप विदेश से खरीद रहे हो, ठीक है। क्या लिखा, पाकिस्तान अडोप्टेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेट 1950 एंड 1960 फॉर इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने पूरे रेगुलेशन लगा दिए
ताकि भाई इंपोर्ट कोई ना कर सके। कैसे? द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स था उस पर टैरिफ लगा दिया, विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से कंपटीशन करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट पे ज्यादा टैरिफ लगा दिया ताकि लोग बाहर से ना खरीद के अपने देश में बनाए। ठीक है। तीसरा, यहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। दिस वाज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंट। ये भी चाहते थे कि हम अनाजों में कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, किसी से मांगना ना पड़े। इसका फायदा क्या हुआ? इट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द फूड ग्रेन दैट चेंज द एग्रेरियन सिस्टम ड्रामेटिकली, यानी कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आया था, बहुत तेजी से इन पे जो इनकी फसल थी, जो क्रॉप थी, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी, यानी अनाज के फील्ड में पाकिस्तान उस समय क्या हो गया था? सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। राइट। अगला क्या था? नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कह रहा है 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुक प्लेस। इन्होंने जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन। और फिर बेटा इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी बाहर से। ठीक है। और दूसरा रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या था? पाकिस्तान के लोग ना बाहर जाके मिडिल ईस्ट में जाके नौकरी वोकरी करने के लिए जाते थे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वहां से जो पैसा भेजते थे उसे रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस फ्रॉम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट। जो इमिग्रेंट्स इन देश से वहां जाते थे, वो अपने घर वालों को जब पैसा भेजते थे तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज अच्छा आता था इनके पास। और फिर लास्ट पांचवा, 1988 में पाकिस्तान ने अपना रिफॉर्म किया। तो फिर बात बताओ, पाकिस्तान का रिफॉर्म हुआ था 1988 में, और चाइना का जो रिफॉर्म हुआ था इससे 10 साल पहले 1978 में हुआ था। और इंडिया का रिफॉर्म आप जानते हो 1991 में, जो एलपीजी वाली पॉलिसी आई थी। राइट। चलिए, तो यहां तक हमारा इसका फर्स्ट फेज खत्म होता है बेटा, पहला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, दो पार्ट में ही है, दूसरा पार्ट भी बहुत छोटा सा ही होगा, इसको आप समझो। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें डिटेल दी रहती है टेबल फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया डेवलपमेंट का या फिर प्रोडक्शन का ना टेबल दे दिया कि चाइना में इतना प्रोडक्शन हुआ, इंडिया में इतना हुआ, पाकिस्तान में इतना हुआ, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। पेपर में एक आएगा 3 से 4 नंबर का जरूर। ठीक है, तो वो हम अगले वाले उसमें पार्ट में ले आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।